हेलो नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। राजस्थान पशु परिचर भर्ती परीक्षा 2024 एनिमल अटेंडेंट की तैयारी करने वाले मेरे प्रत्येक विद्यार्थी के लिए भाई आज का ये मॉडल पेपर दोस्तों 38वां आज आपके सामने लेकर आ चुका हूं। जी हां मेरे प्यारे साथियों, इससे पहले टोटल आपके 37 मॉडल पेपर्स दोस्तों कंप्लीट हो चुके हैं। अगर आपने दोस्तों नहीं देखा ना तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूंगा, जाकर दोस्तों आप जरूर देखना। बहुत ही शानदार मॉडल पेपर दोस्तों आपकी एग्जाम में एक रामबाण एक मील का पत्थर दोस्तों साबित होंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट के। बिल्कुल दोस्तों प्रत्येक क्वेश्चन का 360 डिग्री के एंगल से दोस्तों एकदम फुल डिटेल सॉल्यूशन के साथ दोस्तों हम चर्चा करेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। यहां पर देखिए दोस्तों हमारा पहला ही प्रश्न बहुत ही शानदार है। क्या बोल रहा है? मेवाड़ राज्य प्रजामंडल की स्थापना कब और दोस्तों किसके द्वारा की गई थी? 20 अप्रैल 1938 को बलवंत सिंह मेहता के द्वारा की गई थी, या फिर दोस्तों 24 अप्रैल 1940 को माणिक्यलाल वर्मा के द्वारा की गई थी, या दोस्तों 24 अप्रैल 1938 को बलवंत सिंह मेहता के द्वारा की गई थी, या 20 अप्रैल 1938 को जमनालाल बजाज के द्वारा दोस्तों की गई थी। ये जो मेवाड़ प्रजामंडल है ना, ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ से दोस्तों बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसकी स्थापना मैं दोस्तों आपको पिछले मॉडल पेपर में काफी बार दोस्तों बता चुका हूं। यहां पर देखिए दोस्तों एक क्वेश्चन राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा डिलीट किया गया है, और दोस्तों क्यों डिलीट किया गया है तो यहां पर दोस्तों नोट करना, मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना भाई 24 अप्रैल, कब दोस्तों 24 अप्रैल 1938 को। ये डेट बड़ी इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना, ठीक है। किसके द्वारा की गई थी? तो माणिक्यलाल वर्मा के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा? माणिक्यलाल वर्मा के द्वारा मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना की गई थी। यहां पर देखिए दोस्तों क्या बता रखा है, 24 अप्रैल 1938 को बलवंत सिंह मेहता के द्वारा नहीं की गई थी, बलवंत सिंह मेहता की अध्यक्षता में की गई थी। इस बात का ध्यान रखना। तो मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना किसकी अध्यक्षता में की गई थी? तो बलवंत सिंह मेहता की अध्यक्षता में दोस्तों की गई थी। इतना दोस्तों आपका कंसेप्ट पूरा हो गया, ठीक है। इसके आगे देखिए दोस्तों एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि मेवाड़ प्रजामंडल का अस्थायी कार्यालय कहां पर था? अस्थायी कार्यालय कहां पर था दोस्तों? राजस्थान में। बताइए दोस्तों, अगर आपको मालूम हो तो कमेंट करके जरूर बताना। मैं बता देता हूं दोस्तों, मेवाड़ प्रजामंडल का अस्थायी कार्यालय भाई अजमेर में था। कहां पर था दोस्तों? अजमेर में मेवाड़ प्रजामंडल का अस्थायी कार्यालय था। ये क्वेश्चन भी दोस्तों काफी बार एग्जाम में पूछा गया है। इसके अलावा देखिए दोस्तों मेवाड़ प्रजामंडल की पूरे इंडिया में टोटल 4 शाखाएं थी। कितनी शाखाएं थी? 4 दोस्तों शाखाएं थी मेवाड़ प्रजामंडल की। एक क्वेश्चन एग्जाम में भाई पूछा जा चुका है, ठीक है। और कौन कौन सी शाखाएं थी तो यहाँ पे नोट करना। एक शाखा दोस्तों कहां पर थी मेवाड़ प्रजामंडल की? तो बंबई में थी। एक तो दोस्तों बंबई में थी। दूसरी दोस्तों नोट करना नागपुर में थी। दूसरी कहां पर थी? नागपुर में। तीसरी दोस्तों यहाँ पे नोट करना जलगांव में थी, जलगांव में दोस्तों। और चौथी यहाँ पे नोट करना अकोला में थी, ठीक है ना। अकोला चित्तौड़गढ़ में दोस्तों हमारी इसकी चौथी शाखा थी। तो टोटल 4 शाखाएं थी दोस्तों मेवाड़ प्रजामंडल की अस्थायी कार्यालय अजमेर में, ठीक है। इतना सब कंसेप्ट दोस्तों आपको मालूम होना चाहिए, ठीक है। और यहां पर देखिए दोस्तों अक्सर एक क्वेश्चन और पूछा जाता है एग्जाम में कि नारायणी देवी वर्मा का संबंध है। नारायणी देवी वर्मा जो दोस्तों माणिक्यलाल वर्मा की पत्नी थी, इसका संबंध किस प्रजामंडल से है? सीधा क्वेश्चन दोस्तों एग्जाम में ये पूछा जाता है। तो भाई इसका संबंध भी मेवाड़ प्रजामंडल से है। इस बात का दोस्तों ध्यान रखना, ठीक है। तो दोस्तों हमारे इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? उत्तर नंबर दोस्तों 3 बिल्कुल करेक्ट हो जाता अगर दोस्तों यहाँ पर बलवंत सिंह मेहता की जगह माणिक्यलाल वर्मा होता तो, ठीक है। तो चलिए दोस्तों आई होप आपका एकदम मेवाड़ प्रजामंडल से संबंधित पूरा कंसेप्ट क्लियर हो चुका होगा। इससे बार दोस्तों जिंदगी में कभी मेवाड़ प्रजामंडल से संबंधित कोई क्वेश्चन दोस्तों नहीं पूछा जाएगा, ठीक है ना। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या होगा। यहां पर देखिए दोस्तों हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है बहुत ही शानदार प्रश्न है भाई। क्या बोल रहा है दोस्तों? यहां पे नोट करना। यह बोल रहा है दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सी घटना को महात्मा गांधी ने डायर के कृत्य से दुगनी विवित्सु कांड बताया था? मतलब दोस्तों कौन से हत्याकांड को महात्मा गांधी ने डायर के कृत्य से दुगनी विवित्सु कांड दोस्तों बताया था? नीमूचाणा हत्याकांड को, चंदावल हत्याकांड को, डाबड़ा हत्याकांड को, दोस्तों बरड़ किसान आंदोलन की घटना को दोस्तों। तो हमारे दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? उत्तर नंबर 1 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बात हो रही है दोस्तों यहाँ पर देखिए नीमूचाणा हत्याकांड की, नीमूचाणा हत्याकांड की दोस्तों। नीमूचाणा हत्याकांड एग्जाम के पॉइंट ऑफ से बड़ा इंपॉर्टेंट हत्याकांड है दोस्तों नीमूचाणा हत्याकांड। कब हुआ था दोस्तों? अगर आपको एग्जिट डेट पूछ ले तो दोस्तों यहाँ पे नोट करना है 14 मई 1925 को दोस्तों ये हत्याकांड हुआ। कौन सी दोस्तों रियासत में हुआ था? तो भाई अलवर में हुआ था। कहां पर हुआ था? अलवर किसान आंदोलन में दोस्तों ये हत्याकांड हुआ था। इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। इसके अलावा देखिए दोस्तों इस नीमूचाणा हत्याकांड के समय अलवर का शासक कौन था, है ना? अलवर
का शासक दोस्तों कौन था? ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों। हाँ, तो दोस्तों इसका शासक कौन था? तो यहाँ पे नोट करना, अलवर का शासक उस समय था जय सिंह। कौन था? जय सिंह था दोस्तों, इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। और इस नीमू चना हत्याकांड में किसानों पर अंधाधुंध फायरिंग किसने की थी? अंधाधुंध दोस्तों जो फायरिंग की थी उसका नाम क्या था, है ना? फायरिंग की थी उसका नाम दोस्तों क्या था? तो कमांडर छज्जू सिंह था, कमांडर छज्जू सिंह। और दोस्तों इस छज्जू सिंह को, है ना, राजस्थान का क्या कहते हैं? जनरल डायर कहते हैं, इस बात का ध्यान रखना। राजस्थान का जनरल डायर दोस्तों किसे कहा जाता है? तो कमांडर छज्जू सिंह को। और एग्जाम में क्वेश्चन ऐसा भी पूछा गया है कि कमांडर छज्जू सिंह का संबंध किस किसान आंदोलन से या दोस्तों किस हत्याकांड से है? तो नीमू चना हत्याकांड से, इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। इसके अलावा देखिए दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट, महात्मा गांधी ने डायर के करते से दुगनी विवशु कांड, तो इसको बताया है। इसके अलावा दोस्तों महात्मा गांधी ने इस नीमू चाणा हत्याकांड को दोहरी, यहां पे नोट करना दोस्तों, दोहरी डायर शाही की संज्ञा दी है। दोहरी डायर शाही की संज्ञा दोस्तों दी है इस नीमू चाणा हत्याकांड को, इस बात का दोस्तों ध्यान रखना। वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, जितने भी इससे संबंधित जो भी फैक्ट थे वो सब दोस्तों मैंने आपको बता दे। आई होप दोस्तों आपका एकदम पूरा कंसेप्ट क्लियर है। देखिए चंदावल की घटना या चंद्रावल की घटना के बारे में दोस्तों अगर आपको पूछ ले कहां से संबंधित है, तो दोस्तों जोधपुर से संबंधित है भाई, है ना, या मारवाड़ से संबंधित है। और ये डाबड़ा जो हत्याकांड हुआ था दोस्तों मार्च 1947 में, ये भी दोस्तों मारवाड़ प्रजा मंडल से संबंधित है, मारवाड़ प्रजा मंडल से दोस्तों संबंधित है, इस बात का ध्यान रखना, है ना। और दोस्तों जो बैरड किसान आंदोलन है वो दोस्तों बूंदी किसान आंदोलन से संबंधित है। बूंदी किसान आंदोलन या दोस्तों बैरड किसान आंदोलन बोल दो, एक ही बात है, इससे संबंधित है, ठीक है। आई होप दोस्तों आपका पूरा एकदम कंसेप्ट क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों क्या होगा। यहां पर देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूं। यहां पर भाई हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध एक ही आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? बहुत ही गजब का प्रश्न है, काफी बार दे दोस्तों राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा दोस्तों रिपीट किया गया क्वेश्चन है, ठीक है। गोविंद गिरी ने, मोतीलाल तेजावत ने, साधु सीताराम दास ने, दोस्तों केसरी सिंह बारट ने। बताइए दोस्तों हमारे इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? भाई एक ही आंदोलन का नेतृत्व दोस्तों मोतीलाल तेजावत ने किया था। इस क्वेश्चन की दोस्तों हम डिटेल में सोल्यूशन करेंगे। यहाँ पर देखिए मोतीलाल तेजावत की दोस्तों मैं बात करूँ तो इसको दोस्तों आदिवासियों का मसीहा कहा जाता है। क्या दोस्तों? आदिवासियों का मसीहा किसे कहा जाता है? आदिवासियों का मसीहा तो दोस्तों मोतीलाल तेजावत को कहा जाता है। और दोस्तों इसी मोतीलाल तेजावत ने 1921 में, यहाँ पे नोट करना, 1921 में दोस्तों चित्तौड़गढ़ के, कहाँ पर दोस्तों? चित्तौड़गढ़ के मातरकुंडिया नामक स्थान पर, मातरकुंडिया रासमी नामक स्थान पर, मातरकुंडिया रासमी नामक स्थान पर दोस्तों किसकी शुरुआत की थी? एक ही आंदोलन की शुरुआत की थी, इस बात का दोस्तों ध्यान रखना। ये एक ही आंदोलन किससे संबंधित था? तो बिलों पर होने वाले अत्याचारों के खिलाफ था दोस्तों, इस बात का ध्यान रखना। और दोस्तों बिलों पर होने वाले अत्याचारों के खिलाफ मोतीलाल तेजावत ने दोस्तों 21 सूत्रीय मांग पत्र, क्या दोस्तों? 21 सूत्रीय मांग पत्र तैयार किया था दोस्तों, है ना, जिसे दोस्तों क्या कहा गया? मेवाड़ पुकार कहा गया, इस बात का ध्यान रखना। बिलों पर होने वाले अत्याचारों से संबंधित मोतीलाल तेजावत ने 21 सूत्रीय मांग पत्र तैयार किया था, जिसे मेवाड़ पुकार कहा जाता है। और ये दोस्तों मेवाड़ के किस महाराणा के समक्ष दोस्तों प्रस्तुत किया गया था? एग्जाम में क्वेश्चन ये पूछा था, तो दोस्तों आपको करना है मेवाड़ के महाराणा भूपाल सिंह के समक्ष दोस्तों, है ना, इस बात का दोस्तों ध्यान रखना, ठीक है। इसके अलावा देखिए दोस्तों मैं मोतीलाल तेजावत की और बात करूं तो दोस्तों इसी कारण इसको एक ही आंदोलन का नेतृत्व करने के कारण क्या कहते हैं? एक ही आंदोलन का दोस्तों मोतीलाल तेजावत को एक ही आंदोलन का परिणेता भी दोस्तों कहा जाता है, इस बात का भी ध्यान रखना। ऐसे भी एग्जाम में क्वेश्चन भाई पूछा गया है, ठीक है। तो जैसा क्वेश्चन पूछे दोस्तों वैसा आपको आंसर करना है। अब दोस्तों यहाँ पर मैं बात कर लेता हूँ थोड़ी सी गोविंद गिरी की, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर मैं बात करूँ गोविंद गिरी की, ये भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो गोविंद गिरी ने दोस्तों 1883 ईस्वी में, 1883 ईस्वी में किसकी स्थापना की थी? पहली बात तो संप सभा की स्थापना की थी भाई। किसकी स्थापना की थी? संप सभा की स्थापना की थी गोविंद गिरी ने, ठीक है। दूसरा फैक्ट दोस्तों इसने भगत आंदोलन चलाया था। भगत आंदोलन किसने चलाया था? गोविंद गिरी ने चलाया था। तीसरी बात दोस्तों इसी गोविंद गिरी ने स्वदेशी आंदोलन भी चलाया था। स्वदेशी आंदोलन भी चलाया था। सिरोही, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, राजसमंद वाले क्षेत्र में दोस्तों इसने स्वदेशी आंदोलन भी चलाया था गोविंद गिरी ने, ठीक है। साधु सीताराम दास की बात करूं तो दोस्तों इसको राजस्थान में, यहाँ पे नोट करना, इसको राजस्थान में दोस्तों, है ना, सॉरी राजस्थान में नहीं, इसको दोस्तों बिजोलिया किसान आंदोलन का जनक कहते हैं। बिजोलिया किसान आंदोलन का जनक कहते हैं। किसान
आंदोलन का जनक किसे कहा जाता है, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है ना। तो नोट करना, साधु सीताराम दास को बिजोलिया किसान आंदोलन का जनक। अगर दोस्तों आपको पूछ ले राजस्थान में किसान आंदोलन का जनक किसे कहा जाता है, किसान आंदोलन का जनक दोस्तों किसे कहा जाता है, तब दोस्तों आपको करना है विजय सिंह पथिक। भाई जैसा क्वेश्चन पूछे ना वैसा दोस्तों आपको आंसर करना है, गलती नहीं करना है एग्जाम में ना। विजय सिंह पथिक को दोस्तों राजस्थान में किसान आंदोलन का जनक कहते हैं, बिजोलिया किसान आंदोलन का जनक साधु सीताराम दास को कहते हैं। केसरी सिंह बारहट की दोस्तों अगर मैं बात करूं यहाँ पे नोट करना, तो केसरी सिंह बारहट दोस्तों, इससे संबंधित आपको एक बात ध्यान रखना है। इसने दोस्तों 1910 ईस्वी में कहाँ पर, कोटा में दोस्तों वीर भारत सभा की स्थापना की थी, वीर भारत सभा की स्थापना की थी। इस बात का दोस्तों ध्यान रखना, ठीक है। ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है। वीर भारत सभा की स्थापना कहाँ पर की गई, कोटा में की गई। किसके द्वारा, केसरी सिंह बारहट के द्वारा। कब की गई, तो 1910 में की गई, ठीक है। आई होप दोस्तों आपको एकदम पूरा कंसेप्ट क्लियर। आप दोस्तों इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। तो चलिए दोस्तों हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या होगा। यहां पर देखिए दोस्तों क्या बोल रहा है, क्षेत्रफल में राजस्थान का जैसलमेर जो जिला है वो धौलपुर जिले से कितना बड़ा है। देखिए दोस्तों जिले चेंज हो चुके हैं, ठीक है ना, लेकिन जो क्षेत्रफल वाला दोस्तों जो ऑथेंटिक जो डाटा है ना वो दोस्तों अभी तक आया नहीं है गवर्नमेंट की तरफ से। तो दोस्तों आपको पुराना वाला डाटा है क्या करना है, पढ़ना है दोस्तों, इस बात का ध्यान रखना। और ऐसा क्वेश्चन दोस्तों एग्जाम में पूछ ले तो गलती मत कर देना। क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा जिला कौन सा है, जैसलमेर, और सबसे छोटा धौलपुर। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का जो जैसलमेर जिला है वो धौलपुर जिले से कितना बड़ा है। तो दोस्तों हमारे इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, 15.22 गुना, 16.66 गुना, 12.66 गुना है दोस्तों, 11.22 गुना। तो दोस्तों हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा भाई उत्तर नंबर दोस्तों सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, 12.66 गुना। दोस्तों जैसलमेर जिला धौलपुर जिले से दोस्तों क्या है, बड़ा है, इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। इसके अलावा देखिए दोस्तों मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट बात बताने वाला हूं। अगर दोस्तों आप पशु परिचर की दोस्तों सीरियस में तैयारी कर रहे हो, या दोस्तों पशु परिचर की दोस्तों अगर आप पहली बार सिलेक्शन लेना चाहते हो, पहली बार दोस्तों सिलेक्शन लेना चाहते हो पशु परिचर में, तो दोस्तों Q50 जीके क्लासेज हमारी है। Q50 जीके क्लासेज दोस्तों राजस्थान में पहली बार दोस्तों केवल और केवल दोस्तों 99 रुपये में, कितने रुपए में, 99 रुपये में दोस्तों, एक नाम मात्र की फीस में दोस्तों आपको 31 टेस्ट सीरीज प्रोवाइड करवा रहा है। जी हाँ मेरे प्यारे साथियों, 31 टेस्ट सीरीज दोस्तों, प्रत्येक टेस्ट सीरीज में आपको 150 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। कितने क्वेश्चन, 150 क्वेश्चन दोस्तों आपको देखने को मिलेंगे। और दोस्तों ऐसी टेस्ट सीरीज है जहां से दोस्तों आपकी एग्जाम में आपको दोस्तों हूबहू 100% दोस्तों क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। 150% का मतलब हो गया दोस्तों टोटल आपको 4500 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे फुल डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ। जी हाँ मेरे प्यारे साथियों, केवल और केवल 99 रुपये में दोस्तों एक बेहतरीन, एक यूनिक कंटेंट दोस्तों आपको देखने को मिलेगा, एक ऑथेंटिक कंटेंट जहां से दोस्तों आपकी एग्जाम में 100% दोस्तों क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आपको करना है क्या दोस्तों, प्ले स्टोर से Q50 जीके क्लासेज का ऐप डाउनलोड करना है और दोस्तों वहां से अपने टेस्ट सीरीज को परचेज करना है। केवल दोस्तों हम पशु परिचर के लिए 99 रुपए में दोस्तों 31 टेस्ट सीरीज प्रोवाइड करवा रहे हैं। अगर दोस्तों आपको ज्यादा इस टेस्ट सीरीज को लेकर अगर जानकारी चाहिए तो दोस्तों आप इस नंबर पर कॉल कर सकते हो 9660039503, ठीक है। इस नंबर पर दोस्तों आप कॉल कर लेना, बिल्कुल दोस्तों आपका जो भी डाउट है टेस्ट सीरीज को लेकर वो आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या होगा। यहां पर देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 127 क्या बोल रहा है, अरावली की निम्नलिखित पर्वत चोटियों को उनकी ऊंचाई के अवरोही क्रम में दोस्तों व्यवस्थित करना है, ठीक है जी। देखिए जरगा, अचलगढ़, कुंभलगढ़ या दोस्तों रघुनाथगढ़, भाई यही सही है। उत्तर नंबर दोस्तों एक बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कैसे, देखिए दोस्तों अरावली की सबसे ऊंची चोटी है वो कौन सी है, गुरु शिखर। यहाँ पे नोट करना गुरु शिखर दोस्तों, और इसकी ऊंचाई दोस्तों कितनी है, 1722 मीटर है दोस्तों। इस बात का ध्यान रखना, कहाँ पर स्थित है, सिरोही जिले में स्थित है। अरावली की दोस्तों सबसे ऊंची चोटी का नाम है, ठीक है, एक नंबर लगा लेना। 2 नंबर दोस्तों नोट करना, इसके बाद में दोस्तों नाम आता है हमारा शेर का। कौन सी चोटी दोस्तों, शेर चोटी, और ये इसकी जो दोस्तों ऊंचाई है वो कितनी है, 1597 मीटर, और ये कहां पर स्थित है, ये भी दोस्तों सिरोही जिले में स्थित है, ठीक है। 3 नंबर पे आता है दोस्तों देलवाड़ा की चोटी या दिलवाड़ा की चोटी, ठीक है। इसकी ऊंचाई दोस्तों यहाँ पे नोट करना, इसकी ऊंचाई हमारे दोस्तों 1442 मीटर, और ये भी दोस्तों सिरोही जिले में स्थित है, ठीक है। ये तीनों चोटियां दोस्तों कहाँ पर स्थित है, सिरोही जिले में। अब आती है दोस्तों राजस्थान की सबसे चौथी जो दोस्तों ऊंची चोटी है वो जरगा, ठीक है ना, 4 नंबर पे आ जाती है जरगा।
जरगा की ऊंचाई दोस्तों 1431 मीटर और ये दोस्तों कहाँ पर स्थित है, उदयपुर में स्थित है, इस बात का दोस्तों ध्यान रखना। ठीक है, तो 1 नंबर पे आ जाएगा जरगा। जरगा के बाद में आ जाएगा दोस्तों 5 नंबर पे हमारा अचलगढ़। अचलगढ़, और अचलगढ़ की दोस्तों ऊंचाई है 1380 मीटर। ठीक है, और ये भी दोस्तों सिरोही जिले में स्थित है हमारी। ठीक है ना। इसके बाद दोस्तों 6 नंबर पे आ जाएगा हमारा कुंभलगढ़। कुंभलगढ़ दोस्तों, कुंभलगढ़ की जो चोटी है उसकी ऊंचाई दोस्तों 1224 मीटर है और ये दोस्तों हमारा राजसमंद में पड़ता है कुंभलगढ़ का किला या कुंभलगढ़ की चोटी। ठीक है, और दोस्तों 7 नंबर पे आ जाएगा रघुनाथगढ़, जो दोस्तों उत्तरी अरावली की सबसे ऊंची चोटी है ना, रघुनाथगढ़, और इसकी ऊंचाई दोस्तों 1055 मीटर और ये दोस्तों सीकर जिले में स्थित है, इस बात का ध्यान रखना। तो एक क्रम दोस्तों आप याद कर लेना, एग्जाम के पॉइंट ऑफ से बड़ा इंपॉर्टेंट है, इससे बाहर दोस्तों क्वेश्चन नहीं जाने वाला। ठीक है, तो उत्तर नंबर 1 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और दोस्तों मैं दावे के साथ बता रहा हूं, अगर आप हमारे दोस्तों 99 रुपए वाली टेस्ट सीरीज को दोस्तों परचेज करते हो ना, तो दोस्तों आपका पहली बार में दोस्तों कोई सिलेक्शन रोक लेना तो दोस्तों मुझे बता देना। माइका लाल कोई दोस्तों ऐसा नहीं है जो आपका पहली बार में सिलेक्शन रोक ले। अगर दोस्तों आपकी एग्जाम तक दोस्तों हमारे साथ ईमानदारी से दोस्तों मेहनत करते हो तो बिल्कुल दोस्तों एक यूनिक ऑथेंटिक कंटेंट दोस्तों आपको देखने को मिलेगा। देखिए, आप विश्वास दोस्तों करना पड़ेगा, एक बहुत ही दोस्तों एक यूनिक कंटेंट आपको देखने को मिलेगा, मैं दावे के साथ आपको बता रहा हूं। जी हाँ मेरे प्यारे साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या होगा। यहाँ पर देखिए दोस्तों, हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा युग में राजस्थान के अक्षांशीय देशांतरीय विस्तार का सही रूप दर्शाता है। यहाँ पर देखिए दोस्तों, अक्षांशीय विस्तार है एक तरफ और एक तरफ देशांतरीय विस्तार है। ठीक है जी। अब दोस्तों यहाँ पर एक बात मैं आपको बता देता हूँ कि इस क्वेश्चन का आंसर बताने से पहले, अक्षांशीय जो विस्तार होता है ना दोस्तों, अक्षांशीय जो विस्तार होता है, अक्षांशीय विस्तार नोट करना दोस्तों, बड़ा गजब का कंसेप्ट आपको बता रहा हूँ। ये हमेशा दोस्तों उत्तरी से उत्तरी दिशा में होता है, उत्तरी से उत्तरी दिशा में होता है, इस बात का ध्यान रखना। ठीक है, और जो दोस्तों देशांतरीय विस्तार होता है ना, देशांतरीय विस्तार, ये दोस्तों हमेशा नोट करना पूर्व से पूर्व दिशा में होता है दोस्तों, इसमें कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब देखिए राजस्थान का जो अक्षांशीय विस्तार है वो 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर दोस्तों 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर है। उत्तर नंबर दोस्तों 2 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, इस बात का दोस्तों ध्यान रखना। राजस्थान का अक्षांशीय देशांतरीय विस्तार दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ठीक है, और ये वाली डायरेक्शन वाली बात है, ये दोस्तों हमेशा ध्यान रखना, देशांतरीय विस्तार पूर्व से पूर्व दिशा में, अक्षांशीय विस्तार उत्तर से उत्तर दिशा में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों क्या होगा। यहाँ पर देखिए दोस्तों, हमारा ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या बोल रहा है, यहाँ पर दोस्तों नोट करना, बड़ा गजब का प्रश्न है भाई। संरचनात्मक दृष्टि से राजस्थान के भौतिक स्वरूप भारत के निम्नलिखित में से किन उच्चावच प्रदेशों का दोस्तों हिस्सा है। तो दोस्तों हमारे इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, उत्तरी वृद्ध मैदान प्रायद्वीपीय पठार का, उत्तरी पर्वतीय प्रदेश उत्तरी वृद्ध मैदान का, तटीय मैदान या दोस्तों प्रायद्वीपीय पठार का, या दोस्तों प्रायद्वीपीय पठार उत्तरी पर्वतीय प्रदेश का। तो दोस्तों हमारे इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा भाई, उत्तर नंबर दोस्तों 1 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। उत्तरी वृद्ध मैदान दोस्तों प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा है हमारा राजस्थान, इस बात का ध्यान रखना। ठीक है, तो उत्तर नंबर दोस्तों 1 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ऐसा क्वेश्चन दोस्तों एग्जाम में बहुत बार रिपीट हुए हैं, तो भाई रट लेना इन क्वेश्चंस को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों क्या होगा। यहां पर देखिए दोस्तों, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा पठार अरावली से संबंधित नहीं है। लसाड़िया का पठार बिल्कुल दोस्तों हमारे उदयपुर में स्थित है, अरावली का दोस्तों हिस्सा है। ठीक है ना, ये दोस्तों यहाँ पे नोट करना, उड़िया का पठार राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार है, कहां पर स्थित है, सिरोही में स्थित है। ठीक है जी। बघेलखंड का पठार दोस्तों राजस्थान में कहीं पर भी नहीं है, अरावली से संबंधित नहीं है। तो उत्तर नंबर 3 दोस्तों बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बोराट के पठार की बात करूं तो दोस्तों यहाँ पे नोट करना, जो बोराट का पठार है वो कुंभलगढ़ से लेकर गोगुंदा के मध्य दोस्तों पठारी क्षेत्र है, उसको दोस्तों क्या कहते हैं, बोराट का पठार कहते हैं। और अगर आपको दोस्तों ऊपर माल का पठार पूछ ले, राजस्थान में ऊपर माल का पठार कहाँ स्थित है, तो दोस्तों यहाँ पे नोट करना, भैंसरोडगढ़ से लेकर दोस्तों बिजोलिया तक के पठारी क्षेत्र को, बिजोलिया तक के पठारी क्षेत्र को दोस्तों क्या कहते हैं, ऊपर माल का पठार कहते हैं। कुंभलगढ़ से लेकर गोगुंदा तक के पठारी क्षेत्र को बोराट का पठार कहते हैं, इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, इसके अलावा देखिए दोस्तों, अगर आपको पूछे राजस्थान में मेसा का पठार कहाँ स्थित है, जिस पर दोस्तों चित्तौड़गढ़ का किला स्थित है, तो भाई चित्तौड़गढ़ में स्थित है, इस बात का भी दोस्तों आपको ध्यान रखना है। ठीक है, जैसा क्वेश्चन पूछे वैसा दोस्तों आपको आंसर करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर हमारा दोस्तों हो जाएगा 131। यहां पर देखिए दोस्तों क्या बोल रहा है,
वह नदी जो राजस्थान में दक्षिण से प्रवेश करने के उपरांत पश्चिम की ओर बहती हुई पुनः दक्षिण की ओर मुड़ जाती है। कौन सी नदी है? माही, काली सिंध, चंबल या दोस्तों लूणी। तो दोस्तों हमारे इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? उत्तर नंबर दोस्तों एक बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, माही नदी। देखिए दोस्तों मैं माही नदी की बात करूं, यहाँ पे नोट करना बड़ा इंपॉर्टेंट दोस्तों, आपका कंसेप्ट क्लियर होने वाला है। माही नदी का दोस्तों उद्गम कहाँ से होता है? तो सबसे पहले देखिए एमपी की विंध्याचल की पहाड़ियों से। कहाँ पर होता है दोस्तों? एमपी की विंध्याचल की पहाड़ियों से दोस्तों माही नदी का उद्गम होता है, मध्य प्रदेश की विंध्याचल की पहाड़ियों से, ठीक है। और ये दोस्तों हमारे राजस्थान में एंट्री करती है बांसवाड़ा का एक गांव है खांदू गांव। कौन सा गांव है? खांदू गांव से दोस्तों बांसवाड़ा का, ये दोस्तों कहाँ पर पड़ता है? बांसवाड़ा में पड़ता है। यहाँ से दोस्तों राजस्थान में इसकी एंट्री होती है माही नदी की, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए ये हमारा राजस्थान है, ठीक है जी। ये राजस्थान, इसके दोस्तों दो जिले, एक तो दोस्तों बांसवाड़ा, कौन सा है दोस्तों? बांसवाड़ा जिला है, ठीक है। और दूसरा कौन सा है दोस्तों? ये हो गया डूंगरपुर, डूंगरपुर। और बांसवाड़ा डूंगरपुर से दोस्तों ये जो रेखा निकलती है ना, इसको क्या कहते हैं? करक रेखा कहते हैं दोस्तों, करक रेखा। और कितने डिग्री अक्षांश पर निकलती है? तो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर है, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर दोस्तों करक रेखा बांसवाड़ा और डूंगरपुर से गुजरती है, बीचों बीच से होकर, ठीक है ना। अब दोस्तों अगर आपको पूछे राजस्थान में करक रेखा की लंबाई कितनी है, तो 26 किलोमीटर। अरे भाई 1 मिनट रुकिए सर, आप ये क्या बताने लग गए बीच में? तो सर आप 1 मिनट रुकिए, मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ पर नोट करना, बांसवाड़ा और डूंगरपुर के बीचों बीच से करक रेखा गुजरती है 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर, ठीक है। और बांसवाड़ा के खांदू गांव से दोस्तों माही नदी का क्या होता है ना, हमारे राजस्थान में एंट्री होती है। अब देखिए दोस्तों यहाँ से जैसे ही माही नदी की एंट्री होगी तो क्या बोल रहे हैं? दक्षिण से प्रवेश करने के पश्चात पश्चिम में बहती हुई, है ना, ये दोस्तों यहाँ से प्रवेश करेगी और ये पश्चिम में बहती हुई दोस्तों पुनः दक्षिण की ओर मुड़ जाती है। तो दोस्तों करक रेखा को 2 बार काटने वाली नदी अगर आपको पूछे तो वह कौन सी नदी है? माही नदी। ये बात दोस्तों आपको समझाना चाह रहा था, ठीक है। तो दोस्तों अगर आपको ऐसा भी क्वेश्चन पूछ ले तो गलती मत करना, ठीक है। इसके अलावा देखिए दोस्तों माही नदी की मैं बात करूं, यहाँ पर देखिए दोस्तों, इसके अलावा माही नदी की बात करूँ तो भाई इसको दोस्तों कांठल की गंगा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कांठल की गंगा दोस्तों कहा जाता है माही नदी को, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों माही नदी को दक्षिणी राजस्थान की, यहाँ पे नोट करना, दक्षिणी राजस्थान की दोस्तों क्या कहते हैं? सवर्ण रेखा भी दोस्तों कहते हैं माही नदी को। इसी माही नदी को दोस्तों आदिवासियों की गंगा भी कहते हैं, आदिवासियों की गंगा भी दोस्तों कहते हैं माही नदी को। और इसी माही नदी पर दोस्तों माघ पूर्णिमा को, नोट करना, माघ पूर्णिमा को प्रतिवर्ष दोस्तों डूंगरपुर में दोस्तों डूंगरपुर के बेणेश्वर नामक स्थान पर एक मेला आयोजित होता है। इस बात का ध्यान रखना, बेणेश्वर धाम मेला, जिसे दोस्तों आदिवासियों को क्या कहते हैं? आदिवासियों का कुंभ कहते हैं, आदिवासियों का क्या कहते हैं? कुंभ कहते हैं, है ना। और 3 नदियों की त्रिवेणी संगम पर स्थित है ना। कौन कौन से? एक तो माही नदी आ गई, एक दोस्तों आ गई यहाँ पर भाई सोम नदी, और एक आ गई दोस्तों सोमवाई जाखम। ये तीनों नदियों के संगम पर दोस्तों बेणेश्वर जो त्रिवेणी संगम है वहां पर दोस्तों आदिवासियों का कुंभ आयोजित होता है डूंगरपुर में, ठीक है। तो जैसा क्वेश्चन पूछे दोस्तों वैसा आपको आंसर करना है। हमारे इस क्वेश्चन का आंसर उत्तर नंबर 1 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों क्या होगा। यहां पर देखिए दोस्तों हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या बोल रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? चंबल परियोजना किन राज्यों की संयुक्त परियोजना है? राजस्थान उत्तर प्रदेश की, नर्मदा राजस्थान उत्तर प्रदेश की, या दोस्तों हमारी माही बजाज सागर परियोजना राजस्थान मध्य प्रदेश की, या दोस्तों व्यास परियोजना राजस्थान हरियाणा की। तो उत्तर नंबर 4 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, व्यास परियोजना दोस्तों राजस्थान की, हरियाणा की। और इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे नोट करना, और कौन से राज्य की संयुक्त परियोजना है? व्यास परियोजना की मैं बात कर रहा हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर राजस्थान हो गया, हरियाणा हो गया और पंजाब हो गया। राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, इन 3 राज्यों की संयुक्त परियोजना कौन सी है? व्यास परियोजना। इस बात का रखना। चंबल परियोजना किन राज्यों की संयुक्त परियोजना है? तो दोस्तों राजस्थान प्लस मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना है चंबल परियोजना। नर्मदा नदी की बात करूँ तो दोस्तों नर्मदा जो नहर परियोजना है वो दोस्तों राजस्थान, गुजरात और दोस्तों हमारे मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना है नर्मदा नहर परियोजना, ठीक है। माही नदी की बात करूँ तो दोस्तों यहाँ पे नोट करना, राजस्थान और गुजरात की संयुक्त परियोजना है माही नदी परियोजना, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों अगर आपको पूछ ले इंदिरा गांधी नहर परियोजना किन राज्यों की संयुक्त परियोजना है? तो दोस्तों यहाँ पे नोट करना, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान की, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों बांखड़ा नांगल नहर परियोजना पूछ ले, बांखड़ा नांगल
नहर परियोजना अगर आपको पूछ ले तो ये भी दोस्तों पंजाब हरियाणा राजस्थान की संयुक्त परियोजना है। ठीक है, जैसे दोस्तों व्यास परियोजना है ना, पंजाब हरियाणा राजस्थान की व्यास परियोजना, देखिए पंजाब हरियाणा राजस्थान की व्यास परियोजना। तो दोस्तों पंजाब हरियाणा राजस्थान की कितनी संयुक्त परियोजना है राजस्थान में? 3। कौन कौन सी? व्यास, इंदिरा गांधी और भाखड़ा नागल परियोजना। ठीक है, इस बात का दोस्तों ध्यान रखना। आई होप दोस्तों आपका पूरा कंसेप्ट क्लियर हो चुका होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों क्या होगा। यहाँ पर देखिए दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिजराल की पहाड़ियों से निकलने वाली खारी नदी निम्नलिखित में से किस अफवाह तंत्र का भाग है? बंगाली खाड़ी का, अरब सागर का, अनिश्चित प्रवाह का, दोस्तों आंतरिक प्रवाह का। तो दोस्तों बंगाली खाड़ी में गिरने वाली नदी है खारी नदी। ठीक है, राजसमंद की बिजराल की पहाड़ियों से, राजसमंद की बिजराल की पहाड़ियों से खारी नदी का क्या होता है? उद्गम होता है। देखिए दोस्तों आपको बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियों को याद रखने का एक ही फॉर्मूला है, वो कौन सा है? आपको दोस्तों याद करना पड़ेगा अरब सागर में गिरने वाली नदियां कौन कौन सी दोस्तों, यहाँ पे नोट करना, सोम, माही, जाखम, 3 नदियां तो दोस्तों ये है। ठीक है, सोम, माही, जाखम। इसके अलावा दोस्तों पश्चिमी बनास, पश्चिमी बनास। इसके अलावा दोस्तों लूणी हो गई हमारी, लूणी, वाकल, और दोस्तों यहाँ पे नोट करना जवाई, जवाई, और दोस्तों साबरमती, साबरमती। ये सभी नदियां दोस्तों अरब सागर में गिरने वाली नदियां हैं। ठीक है, आंतरिक प्रवाह वाली नदियां भी दोस्तों आपको याद करना पड़ेगा, और वो कौन कौन सी है? घग्गर नदी, आंतरिक प्रवाह की दृष्टि से राजस्थान की सबसे बड़ी नदी है घग्गर नदी। ठीक है, इसके अलावा देखिए दोस्तों कांथली नदी, काकनी नदी, काकनी नदी, कांतली, काकनी। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे नोट करना रूपनगढ़, रूपनगढ़ नदी, सोता नदी, सोता नदी। ठीक है, इसके अलावा मेंढा नदी, यहाँ पे नोट करना मेंढा नदी हो गया, लिक नदी हो गया, लिक, ये भी दोस्तों नदी का नाम है। और साबी नदी जिसके किनारे हमारी जोधपुर सभ्यता स्थित है, साबी नदी। ठीक है, ये सभी नदियां दोस्तों आंतरिक प्रवाह वाली नदियां हैं, इस बात का दोस्तों ध्यान रखना। ठीक है, इन नदियों को दोस्तों आप याद कर लो, अपने आप दोस्तों बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां याद हो जाएंगी, क्योंकि दोस्तों इन नदियों को छोड़कर जो भी नदी है ना वो पूरी नदियां दोस्तों बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है। काली सिंधु हो गई, चंबल हो गई है ना, उसके अलावा हमारी पार्वती, गंभीरी, बेड़, सभी नदियां दोस्तों बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती हैं, इस बात का दोस्तों ध्यान रखना। तो आपको दोस्तों ये नदियां याद रखना है, आपका पूरा एकदम कंसेप्ट भाई क्लियर हो जाएगा। ठीक है, बनास नदी हो गई, चंबल नदी हो गई, काली सिंधु नदी हो गई, बेड़च नदी हो गई, जितने भी नदियां दोस्तों है ना, बाणगंगा नदी हो गई, सब बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है इन नदियों के अलावा। तो दोस्तों आपको ये नदियां याद करनी है। ठीक है ना, अरब सागर में गिरने वाली नदियां दोस्तों ये सीमित नदियां हैं, लेकिन बंगाल खाड़ी में बहुत सारी नदियां अपने जल को दोस्तों छोड़ती है। और अगर आपको पूछ ले कच्छ के रण में, कच्छ के रण में समाप्त होने वाली नदियां कौन कौन सी है? तो दोस्तों एक तो है पश्चिमी बनास, पश्चिमी बनास, और एक है दोस्तों हमारी लूणी नदी। ये 2 नदियां दोस्तों कच्छ के रण में जाकर समाप्त होती है, इस बात का दोस्तों ध्यान रखना। जैसा क्वेश्चन पूछे वैसा दोस्तों आपको आंसर करना है। अब दोस्तों मैं बात कर लेता हूँ हमारी, देखिए 99 रुपये वाली, 99 रुपये वाली दोस्तों 31 टेस्ट सीरीज की, 31 टेस्ट सीरीज की। बिल्कुल दोस्तों पूरे राजस्थान में हम दोस्तों आपको एक ऑथेंटिक कंटेंट द्वारा तैयार की गई, जो आपका राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड का ऑफिशियल सिलेबस है, उस सिलेबस के अकॉर्डिंग दोस्तों तैयार की गई हमारी ये जो टेस्ट सीरीज है। केवल और केवल दोस्तों एक नाम मात्र की फीस में हम दोस्तों 31 टेस्ट सीरीज आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं। बिल्कुल दोस्तों प्रत्येक टेस्ट सीरीज में 150 क्वेश्चन होंगे, और प्रत्येक क्वेश्चन की दोस्तों एकदम फुल डिटेल सोल्यूशन आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर देखिए, अगर आपको इस टेस्ट सीरीज से संबंधित कोई भी डाउट हो, है ना, कोई भी कैसा भी दोस्तों अगर आपको डाउट हो तो आप इन नंबरों पे कॉल कर सकते हो। बिल्कुल दोस्तों आपका पूरा डाउट एकदम क्लियर किया जाएगा। काफ़ी सारे स्टूडेंट दोस्तों हमारे इस टेस्ट सीरीज से जुड़े हुए हैं, आप भी दोस्तों भाई लेट मत होइए, है ना, क्योंकि दोस्तों बड़ा गजब का कंटेंट दोस्तों यहाँ पर देखने को मिलेगा। और दोस्तों मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, पहली बार में दोस्तों ये सिलेक्शन होगा। अगर ये दोस्तों आप हमारी टेस्ट सीरीज को दोस्तों ज्वाइन करते हो तो पहली बार में दोस्तों राजस्थान में बिकने वाला दोस्तों एकमात्र ऐसा कंटेंट है जो पहली बार में सिलेक्शन करवाएगा। बाजार में बिकने वाला कंटेंट नहीं है दोस्तों। आप दोस्तों इस 99 रुपये को देकर दोस्तों अगर आप ये सोच रहे होगे, आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि पता नहीं कैसा कंटेंट मिलेगा, तो दोस्तों हमारे टोटल भाई आज के मॉडल पेपर से दोस्तों कितने 38 मॉडल पेपर दोस्तों कंप्लीट हो चुके हैं। अगर दोस्तों आप किसी भी मॉडल पेपर को उठाकर देख लेना, अगर आपको यकीन नहीं हो तो दोस्तों आपका मन है ना गदगद हो जाएगा। दोस्तों मैं दावे एक साथ बता रहा हूँ, बहुत ही शानदार कंटेंट दोस्तों आपको देखने को मिलेगा। आपको करना क्या है दोस्तों, Q50 GK क्लासेज का ऐप डाउनलोड करना है प्ले स्टोर से दोस्तों जाकर, और इस ऐप का जो लिंक है वो दोस्तों
दोस्तों मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, वहां से दोस्तों आप डाउनलोड कर लेना। ठीक है, तो दोस्तों आपके लिए एक रामबाण एक मील का पत्थर साबित होने वाली टेस्ट सीरीज है दोस्तों, जहां से आपकी एग्जाम में 100% दोस्तों क्वेश्चन पूछा जाएगा। दावे के साथ दोस्तों बता रहा हूं, बहुत ही बेहतरीन टेस्ट सीरीज है दोस्तों। जो जिसने टेस्ट सीरीज को परचेज कर लिया उनसे दोस्तों आप जाकर पूछो, बहुत ही शानदार दोस्तों टेस्ट सीरीज है। तो दोस्तों आपको परचेज करना चाहिए, मैं आपको ये बता रहा हूं दोस्तों, केवल और केवल 99 रुपए में। 99 रुपए का मतलब हो गया दोस्तों 4500 क्वेश्चन, और 4500 क्वेश्चन वो भी दोस्तों फुल डिटेल सॉल्यूशन के साथ। दोस्तों इस बात का ध्यान रखना, अगर दोस्तों आप बाजार में लेने के लिए जाओगे ना, तो दोस्तों आपको 4500 क्वेश्चन की क्या, आपको दोस्तों 1000 क्वेश्चन की एक बुक नहीं मिलेगी आपको दोस्तों 99 रुपए में, वो भी दोस्तों इतना बेहतरीन सॉल्यूशन के साथ है। ठीक है ना, तो दोस्तों इसके अलावा दोस्तों अगर आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप इन नंबरों पे कॉल कर लेना, बिल्कुल दोस्तों आपका जो भी डाउट है वो बिल्कुल क्लियर किया जाएगा। ठीक है, आज के लिए दोस्तों इतना है, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, थैंक यू।